सत्यम शिवम सुंदरम सरल श्रेष्ठ पहचान, शिक्षा सूचना मनोरंजन देवे गहरो ज्ञान। और यही तो है हमारा अपना चहेता चैनल डीडी राजस्थान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को सबसे पहले बधाइयां प्रेषित करना चाहूँगा। 6 जुलाई 1987 जब पहला प्रसारण हुआ जयपुर दूरदर्शन केंद्र से, और प्रोग्राम वही आपका अपना चहेता चौपाल, जो ग्रामीण परिवेश की बात करता है, ग्रामीण जीवन शैली की बात करता है, या यूं कहें उस सच्चे भारत की बात करता है जहां हमारे देश की अधिकतर आबादी बसती थी। क्या कहना चाहेंगे अनामिका जी? बिल्कुल सही कहा अजहर आपने, और दर्शकों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत आभार, आप सभी का अभिनंदन। हम वेलकम करते हैं, आपको सादर प्रणाम करते हैं। बहुत ही मुबारक मौका है, इसलिए हम दोनों थोड़े ओवर एक्साइटेड भी हो रहे हैं कि हमारे डीडी राजस्थान के, हमारे प्यारे डीडी राजस्थान का 38वां साल जो है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। 38वां हमारा स्थापना दिवस है, जैसा अजहर ने आपको बताया 6 जुलाई 1987 को। हमारे बहुत से दर्शक उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन वो इस सफ़र के साक्षी रहे हैं। और इस मुबारक मौके पर हम ढेर सारी बधाइयाँ आपको दे रहे हैं, और बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दूरदर्शन बदलते भारत की बदलती तस्वीर, जहाँ पर हम डीडी राजस्थान के 38th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे सेलिब्रेशन के साथ इस मूड में हम आपके सामने हैं, और 2 बड़े ही शानदार दिग्गजों को हमने आज अजहर इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में, जो डीडी राजस्थान के साथ जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। यूँ कहें कि बदलते भारत की जो बदलती तस्वीर रही है डीडी राजस्थान ने जो दिखाई है, ये दोनों हमारे जो ख़ास मेहमान हैं इस सफ़र के सिर्फ साक्षी ही नहीं रहे हैं, गवाह ही नहीं रहे हैं, बल्कि इन दोनों ने इस सफ़र को तय किया है साथ में। और इस सफ़र के दौरान जो खूबसूरत पल रहे हैं, जो खूबसूरत शोज़ रहे हैं, उनको इन्होंने गढ़ा है, अपना अमूल्य योगदान, अपना बेहतरीन इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक एक करके हमारे दर्शकों से हम अपने ख़ास मेहमानों को मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज मुखातिब हैं शो में। मैं नर्वस हो रही हूँ उन्हें इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि बड़े ही सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। राजस्थानी और हिंदी भाषा के जाने माने कवि, उपन्यासकार, साहित्यकार हैं आप, समालोचक हैं, वेटरन मीडिया पर्सन हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ आपका 3 दशक से ज़्यादा का जुड़ाव रहा है। सर से हम हर पल हर लम्हा आज तक कुछ न कुछ सीखते आ रहे हैं। नंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम आपको, और तमाम दूरदर्शन के दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। उनका जो लंबा साथ रहा है हमारे साथ, उन्हीं के उत्साह से हम कुछ कर पाए, इसलिए सबसे पहले उनका प्रति आभार, अभिनंदन। क्या और आपने आज याद किया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और सबका हित साहित्य, ये बात हमेशा करते हैं साहित्य के सरताज नंद भारद्वाज। लेकिन इनके ठीक बाद एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे साथ है जिन्हें कांजी कहूँ, यात्रा और दायरे की उन मुख्य भूमिकाओं के नाम से पुकारूं, या फिर ये कहूं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने रंगकर्म का जो रंग है वो इस तस्वीर में भरा है। और जिस बदलती हुई तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोक कलाविद, वरिष्ठ रंगकर्मी और दूरदर्शन के परिवार का अभिन्न हिस्सा श्री ईश्वर दत्त माथुर सर। ईश्वर सर, थाको घणो 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 मोकड़ो मोकड़ो स्वागत। आपको भी घणो घणो स्वागत। और जितना जना आज प्रोग्राम देख रहे थे ने, सबसे पहले तो मैं माने बधाई दूँ छूँ कि भाई वो आपको डीडी राजस्थान 37 साल को होगो, 38 साल में घुस को, तो भाई जी ये सब था की बदौलत हुई छे। खूब देखो इन्हें, अब यो प्रोग्राम कहीं छे, मैं थाने कहीं बताऊँ ई के बारे में, सब कुछ एंड ही है। यहाँ कहे ना कोई मतलब कूलड़ी में ही सब कुछ है। तो यो डीडी राजस्थान की करामात है कि आज मैं एंडे बैठा था, और छोटा से बड़ा होगा एंडे ही काम करता करता, पर हाल भी मन कौन भरियो, ये देख याद है बात। तो आज थे माने याद करियो, तो ये कहते हैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर 38 साल बेमिसाल ये की बात आप कर रहे हैं, और राजस्थान की बात कर हो रही है, तो राजस्थानी में भी बात होली जी, जहाँ की थे बोल भी रहा जो लगातार। लेकिन बीके सागे सागे सर थाने सहसु पहला थोड़ी सी किताब का पन्ना पलटा, और आप अभी दौर में ले चला। आज का 38 साल पहले जब आप दूरदर्शन चौपाल जो पहलो प्रसारण 6 जुलाई 1987 ने गयो, बी की बात आप करा सहसु पहले बा जहन में कत्ती ताजा है था के। सर आपसे जानना चाहेंगे नंद भारद्वाज सर। दूरदर्शन को यूँ तो सफ़र राजस्थान में पहली सू भी हो, 75 में उपग्रह केंद्र के रूप में दूरदर्शन काम करने लाग जो हो, और दूरदर्शन को और पूरे हमारे मीडिया को, प्रसारण माध्यम को, जो को मुख्य उद्देश्य तो वो तो सूचना देवनो, शिक्षा देवनो।
लेकिन मनोरंजन या आपकी संस्कृति की सुरक्षा बिना संरक्षण देवनो बिना परोटनो अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी ही जिसके वास्ते एक स्वतंत्र केंद्र होना खासतौर से इसो केंद्र जठे भी का आपका प्रोग्राम बना करके लोगों ने दिखाया जा सके, लोगों ने भी में शामिल किया जा सके भी नज़रिए से आप देखा तो 87 में जब 6 जुलाई 87 ने जब दूरदर्शन केंद्र शुरू हुयो तो एक बड़ो सपनों पूरो हुयो और जठे आप बैठ या चाहो जो कोई स्टूडियो है और आपकी जगह कायम हो गयो, ट्रांसमीटर पहली शू कायम हो। भारत में दूरदर्शन की जिसकी यात्रा है बात और भी लंबी है। 1959 में 15 सितंबर ने शुरू हुयो और रेडियो तो बीसू भी पहली कायम वे चुक्यो। दुनिया में और भी मुल्क है जैसे दूरदर्शन को या के वहाँ टीवी को बहुत एक विस्तार वे चुक्यो, लेकिन आपने अठे बहुत सी चीज़ा भी वक्त आई जब आप इन सैटेलाइट के युग में प्रवेश करिया भी युग में गया पछे जी यात्रा हुई बा स्पीड सु चाली भी सु पहली थोड़ो यात्रा थोड़ी धीमी रही और धीमी रहने में एक चीज़ अच्छी हुए कि थोड़ा सा अनुभव अच्छो हो जाए पक जाए है ना। तो जब मैं शुरू करियो के केंद्र बीटे में तो आकाशवाणी में काम किया करतो 87 में बीकानेर केंद्र में पूग चुक्यो जब वो केंद्र कायम भी हो और सहयोग मानो को वो भी जुलाई को महीनो जब मैं पढ़ो और मैंने पढ़े जानकारी मिली कि मारो दूरदर्शन केंद्र शुरू हो चुके हो तो बहुत खुशी हुई और एक जिज्ञासा ही मन में कहीं वो केंद्र कहीं कहीं आपकी भूमिका निभावेला, बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और चौपाल तो रेडियो और दूरदर्शन को सबसे पुरानो और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम रहो है। रेडियो की चौपाल जी की है बात तो मतलब आपकी जगह है ही भी नहीं, आप जब भी मंच पर लेकर के आया तो भी को प्रभाव भी बढ़ो और ख़ास तौर से किसाना ने खेती की सारी प्रक्रिया ने एक विजुअल माध्यम से दिखाने की गुंजाइश बनी क्योंकि वो माध्यम ऐसो है कि जितने तक आप लोगों ने दर्शक के रूप में शामिल नहीं करा जितने तक भी प्रभाव कायम नहीं रहे। तो भी नजरिए से जब केंद्र स्थापित हो तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जी। और इमें हमारे भामा जी आ हमारा साथी वे केंद्र का डायरेक्टर आ और महेंद्र मधुप जी हमारे चौपाल का एक बहुत अच्छा एंकर आ वे में शामिल रहा। बाकी तो फिर तमाम लोग आई और आज भी वे लोग इस शहर में बसे ही प्रदेश में रहे जब भी मिले तो वहाँ सब दिना ने याद करा और आज 38 साल बाद ते यो मौको दियो है लोगों से मिलन को तो हमारे बहुत खुशी की बात है। ये यात्रा में आपका सहयोगी पहली भी रहा है और आगे भी जारी रहेगी ये यात्रा। क्या बात है आज़र, बिल्कुल प्योर नॉस्टैल्जिया है। और डीडी राजस्थान के साथ साथ चौपाल जो है वो भी 38 बरस का हो रहा है आज, ये भी कमाल की बात है। क्या कोइंसिडेंस है। तो ईश्वर दत्त जी आपका जुड़ाव तो खासा रहा है और आप किस तरह से याद करते हैं 6 जुलाई 1987 के उस खूबसूरत दिन को, उस लम्हे को? देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी ये मैं कहूँ कि मेरे जितना भी मेरा कुछ कला यात्रा है उसमें इनकी एक अहम भूमिका है। और मैंने याद है कि मैं फड़बो करे यूनिवर्सिटी के अंदर तो रमा पांडे मैंने खच कर चाल तने टेलीविजन में घुमा लिया तो वो वक्त राजस्थान में उपग्रह दूरदर्शन चालबो करे छो और विज्ञान भवन में रिकॉर्डिंग वो करे छी। या बात करूँ छू मैं 75-76 की एक प्रोग्राम करे छा मौज मस्ती हर शनिवार ने आबो करे छो। और उस वक्त एक टेप बनती थी जमुरा, जयपुर मुजफ्फरनगर रायपुर उपग्रह दूरदर्शन की, जमुरा उसका नाम था। पहले वो टेप जयपुर में बजती थी, फिर मुजफ्फरनगर, फिर रायपुर। विज्ञान भवन में रिकॉर्डिंग होती थी। मैं याद करबो चाहूँ छू वेद सिन्हा जी ने, दुर्गावती सिंह जी ने, अशा लोग छा कि भाई यो काम करबो करे छा। मैं जाबो करे छा जयपुर से जा रूंडे टिट बिट कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम करबो करे छा, आधा घंटों को प्रोग्राम आया था। तो महाराज ये देखो कि जयपुर में कोई पहचान बन गई माँ की, यार यो छोरो जयपुर उन्हें दूरदर्शन में आवे टीवी पे दिखा हाँ तो हर जगह कोई वीआईपी को ट्रीटमेंट वहाँ लगे, यार यो काम सतुनो सही है। अशोक मार्ग में दफ्तरों वो करे छो। दूरदर्शन पर जब यो काम चालियो और मैं जुड़ गा 81 में बाढ़ आई, इंदिरा गांधी आई जयपुर में बाढ़ देख बा तो माँ ने कहो कि साहब यहाँ ने कवर कर जो, तो मैंने सौभाग्य मिलो कि मैं उन्हें कवर करियो। पीक मैं थाने पहले अभी बतायो कि साहब
पी.के. सेठी साहब ने रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिलियो तो मैंने कही कि थे वहाँ के इंटरव्यू लिया मैं इंटरव्यू लिया तो बड़ो काम हो छो। फिर जयपुर में जब 87 में एंड खुल गो यो सतूनो एंड को तो फिर ये देखो कि एंड चौपाल होबा लाग गई, डांस होबा लाग गा और फिर साहब नया साल का प्रोग्राम करवा लाग गा, कतराई नाटक कर दिया एंड बड़ा बड़ा लोग आया। आप नंजी एंड बिराजोड़ा छे ये अबार चौपाल की बात करी, ये माने एक प्रोग्राम दिवायो माटी की सुगंध तो मैं गुड़गांव ने रिकॉर्डिंग करवा जाता मेरे सांवरा जी रेडियो वाला और 2 एपिसोड एक दिन में रिकॉर्ड कर रहने आ जाता। तो ये सब यहाँ की ये जो दिशा निर्देश देशा माने वो कर लेता। मैं तो कहीं कठपुतली छा नचा बाड़ो चाहे जो माने तो कोई बढ़िया नचा बाड़ो तो मैं नाच लिया छा एंड गुलशन सचदेव रहा एंड श्रीधर जोशी रहा मैं कुण को नाम लियो था ने बोरा जी रहा और कई नाम छो वहाँ को रामेंद्र सरीन रहा अच्छा गुणी लोग एंड रहा छे जो खूब काम करे। विमला मित्तल जी डायरेक्टर विमला मित्तल जी रहा, अशोक ओगरा जी रहा, अपर्णा वैश्य जी रहा वे माने यहाँ बिल्कुल थपथपार काम कराबो करे छी। तो महाराज घोड़ो तो 10 दौड़े लो जब थपथपा बाड़ा हो तो एंड थपथपा बाड़ा भी बढ़िया था और दौड़ वाला घोड़ा भी हाल कमी को ना खूब छे चाल रहे छे काम। अब नंद भारद्वाज सर से पूछते हैं कि एक वरिष्ठ निदेशक के रूप में आप जुड़े दूरदर्शन के साथ, लेकिन वो भूमिका ऐसी रही कि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी दायरे में बंध ही नहीं पाई। अब ये कितनी सच्चाई है क्योंकि मुझे तो वो सच्चाई मालूम है, लेकिन आज दर्शकों को भी पता लगे कि एक वरिष्ठ निदेशक के रूप में आप प्रोग्रामिंग उसके साथ में एंकरिंग तक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहानी कैसी है सर, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। मेरे साथ एक संयोग अच्छा ये रहा कि मैं इसी प्रदेश का जया जन्मा हूँ और ठेठ डेजर्ट से मरुस्थल से मेरा संबंध रहा है, वहाँ से मैं आता हूँ बाड़मेर से और संयोग से राजस्थान के सारे आकाशवाणी केंद्रों पर काम किया है। बीकानेर भी रहा, उदयपुर भी रहा, चित्तौड़ केंद्र भी स्थापित हुआ तो मैं शुरू में ही वहीं था। जयपुर से मेरी शुरुआत हुई, आप ही जो एंकरिंग वगैरह का काम करते यहाँ से मैंने शुरुआत की थी रेडियो में। तो एक लंबा अनुभव था मेरे पास मीडिया में काम करने का भी और उससे पहले आकाशवाणी से पहले मैं पत्रकार के रूप में कहिए एक लेखक के रूप में लगातार सक्रिय रहा। एक राजधानी की पत्रिका का भी संपादन किया मैंने बम्बई जाकर, वहाँ से उस पत्रिका को लेके आया। तो ये जो सारा बैकग्राउंड एक जो पृष्ठभूमि होती है ना आदमी की, वो उसके काम करने में उसका रास्ता दिखाती है, मददगार साबित होती है। जब करीब 17 साल मैं आकाशवाणी में काम कर चुका और एक मेरे पास में एक प्रस्ताव आया कि आप मीडिया बदलना चाहेंगे क्या, तो मैंने दूरदर्शन चुना और संयोग से मेरा सिलेक्शन हुआ। स्टेशन डायरेक्टर के ग्रेड पर मैं जूनियर ग्रेड में आया। उससे पहले मैं दिल्ली केंद्र पर काम कर चुका था, तो एक महानिदेशालय में या मुख्य केंद्र पर काम करने का अनुभव होता है, वो भी कहीं ना कहीं काम आता है आपके। वहाँ से जो पृष्ठभूमि लेकर के अपने केंद्र पर आया, मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना पहली पोस्टिंग लेना पसंद करेंगे, तो संयोग से मेरे साथ एक अच्छी बात रही कि मुझे अपनी चॉइस का केंद्र मिलता रहा और मैंने जयपुर चॉइस मेरी थी। पढ़ाई मेरी यहीं हुई थी, तो मैं चाहता था कि उस सारे अपने परिचय के दायरे में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा उनके बीच काम करते हुए, उनसे ज़्यादा गाइडेंस भी ले सको। मेरे शिक्षक भी बहुत सारे थे जो इस केंद्र पर काम करते हुए आते भी रहे प्रोग्राम में। उसमें जो मुझे राजस्थान के लिए काम करने का स्कोप दिखाई दे रहा था, क्योंकि रेडियो में मुझे लगता था कि जितना काम करने की गुंजाइश थी वो मैं लगभग अपने को एग्जॉस्ट कर चुका था। मुझे लगा कि ये काम तो मैं कर चुका। इस विजुअल मीडियम के माध्यम से और काम करने की जो गुंजाइश थी वो मैंने 93 में मैं जब यहाँ आया केंद्र पर एज डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स, उस वक्त आते ही माध्यम मेरे लिए नया था, मैं रेडियो में था। हालांकि हमारी काम करने की शैली एक है, हमारे सामने जो उद्देश्य हैं वो समान है और वही सूचना शिक्षा और मनोरंजन हमारे 2-3 मुख्य गोल रहे हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता था। लेकिन एक तो आप ऐसे केंद्र पर जाएं जिस प्रदेश को आप ठीक से नहीं जाने, वहाँ की कल्चर को ठीक से नहीं जाने और
तब आपको सीखने की प्रक्रिया आपकी लंबी हो जाती है। जी। तो मैं इस नज़रिए से तो तैयार था, ऑलरेडी जानते थे। हाँ। जी। और प्रोग्राम प्लानिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में या ESD के रूप में आप काम कर लेते हैं तो लगभग उसमें अच्छी तरह रवां हो जाते हैं। और दिल्ली दूरदर्शन केंद्र जी। का एक्सपीरियंस और भी था। फिर जब यहाँ आया तो मेरे साथ जो काम थे, एक तो संयोग से लगभग सभी से परिचित था क्योंकि आता जाता रहता था अपने केंद्र पर। संयोग से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे, रेडियो में भी काम कर चुके थे साथ, दूरदर्शन में भी काम करने को साथ उनका मिला। आते ही मैंने पहला प्रोग्राम नेशनल लेवल पर एक देश की पुकार करके फ्रीडम मूवमेंट पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था दूरदर्शन दिल्ली से। जी। तो उन्होंने हमारे जब उस वक्त डायरेक्टर थे, उन्होंने, वो अशोक जी थे मेरे साथी, उन्होंने कहा कि आप नंद जी ये ले लो के जिम्मेदारी। तो मैंने कहा मैं खुशी से करना चाहूँगा कि ये मेरी रुचि का प्रोग्राम। और फिर मैं पूरे प्रदेश का एक मैंने दौरा किया, सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा मुझे ये करना है। और फिर एक 90 मिनट का एक प्रोग्राम बनाया था, आज़ादी अलग। आज़ादी की अलग। वो प्रोग्राम मैंने पूरा मन से बनाया, उसकी स्क्रिप्टिंग भी मैंने खुद की, उसका आलेख भी स्वयं लिखा। नॉर्मली कोई डायरेक्टर से निदेशक महोदय खुद कर रहे हैं, मैं भी यही आ रहा था। जी जी जी। लेकिन ये मैंने अपनी चॉइस से लगा नहीं ये मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैंने पूरे सब्जेक्ट को समझा था। और फिर उस दौरान बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को इंटरव्यूज़ भी कर लिया। वो बाद में हमारे एक आज़ादी के वीर सिपाही करके प्रोग्राम होता था दूरदर्शन से, उसमें वो 15-15 मिनट के इस एपिसोड के रूप में काम भी आए वो सारे इंटरव्यू। लेकिन वो लोग थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बड़ी भूमिका निभाई थी। रणछोड़दास गट्टानी है, दाऊलाल आचार्य हैं, मुक्तिनाथ जी मोदी थे यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग थे जो पूरे प्रदेश में, चूरू में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, इन सब जगह पर गया, इन सबको रिकॉर्ड किया। यानी मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जहाँ से मैंने शुरुआत की, और शुरुआत मुझे एक बड़े प्रोग्राम के साथ मिली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ कर सकता हूँ। इतना नया माध्यम लोगों को लग रहा था, कह रहे थे भाई आपके लिए तो अभी बहुत कुछ सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। मैंने तो आखिरी दिन तक सीखा ही सीखा है। तो वो प्रोग्राम जब मुझे मिला तब मुझे लगा कि इस प्रदेश में अब मैं ठीक से काम कर सकता हूँ। अपने प्रदेश को जानता भी था, यहाँ की भाषा को जानता हूँ, की संस्कृति को जानता हूँ, उस पर काम करता हूँ एक लेखक के रूप में। उसे साकार रूप में, उसे एक विजुअल माध्यम के रूप में प्रस्तुत करने की जितनी बड़ी संभावनाएं मुझे इसमें नज़र आती थी वो मैंने भरपूर एक्सप्लोर की। और यहाँ जो प्रोग्राम पॉपुलर थे, जैसे एक होता था शहर अपना जी, जिसमें हम किसी न किसी एक शहर पर पूरा डॉक्यूमेंट्री फीचर बनाते थे, वहाँ की संस्कृति को फीचर करते। तो मेरे से पहले 1-2 प्रोग्राम शायद उसमें बन चुके थे, जयपुर में बन चुका था या एक आध और शहर पे बना। मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसे सारे प्रदेश के बड़े शहरों पर, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, अलवर है, उदयपुर है, इन सब पे फोकस करना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मामले में मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकल आता था कि वो मैं कर लूँगा ना, आप क्यों चिंता करते। तो ये मैं कर लेता था। और इसका सही, जैसे अजमेर पर मैं खुद ही पहला प्रोग्राम बनाया, समन्वित आकांक्षाओं का शहर अजमेर। तो ये पूरे अजमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी स्थान थे उन सब का बिल्कुल पैदल भ्रमण करके उनको रिकॉर्ड किया और सारी विजुअल्स को काम में लिया और वो पसंद किया गया। क्या बात है। फिर बीकानेर, उदयपुर वगैरह से इन सब पर भी बने। तो ठीक है, मुझे तो शुरुआत भर करनी होती थी, बाकी काम करने वाले लोग तो पहले से थे। यहाँ मैं आपको ज़रा सा टोकना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये कि ईश्वर दत्त सर ने बताया कि एक पहचान बन जाती है। तो सर आप कैमरा के पीछे भी रहें, आप फाइलों के पीछे भी रहें और आप कैमरा के सामने भी रहें। तो सर ऐसा कभी कोई वृतांत, ऐसा कोई किस्सा कोई आपको याद आता है जब लोगों ने पहचाना या कुछ, क्योंकि उन्हीं के शहर को आप फीचर कर रहे हैं और उन्हीं के शहर की संस्कृति को आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों ने उसे सराहा भी। आपने कहा कि आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, तो कोई किस्सा याद आता है सर? देखिए, हम जो दूरदर्शन में काम करते हैं, रेडियो में काम करते हैं, उन लोगों के सामने पहला उद्देश्य तो ये होता है कि आर्टिस्टों को आगे रखें। जी, कोई भी काम करवाना हो तो आप पीछे रहें, अपने को एक स्टेप पीछे रख करके उनके माध्यम से काम करवाएं। जी, वो उनको एक मौका भी मिलता है और वो हमसे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको कर भी पाते हैं। लेकिन कई बार क्राइसिस हो जाता है,
जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप तैयार रहें। इसकी भी हमको ट्रेनिंग रहती है। आप आर्टिस्ट नहीं हैं लेकिन आप आर्टिस्टों के बीच में काम करते हैं तो इतनी शिक्षा तो आपके पास में होनी चाहिए, उस अनुभव का आपको लाभ मिलना चाहिए। तो जब मैं यहाँ 2007 में 150 साल हमारे आकाशवाणी, दूरदर्शन और इन सब को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आज़ादी के 150 वर्ष यानी 1857 का जो संग्राम हुआ था उसके 150 साल बाद हमको एक सीरीज बनानी थी। ये दूरदर्शन दिल्ली डायरेक्टरेट से निर्णय हुआ था और भारतायन करके एक सीरीज बनी। भारतायन, हाँ, उसकी जब स्क्रिप्टिंग का और सारा जिम्मा आया, 13 एपिसोड हमको बनाना था। और वो केवल ये नहीं था कि फ्रीडम मूवमेंट पर करना है, पूरे इस 150 साल में हमने, हमारे देश ने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ किया, किस तरह से बहुत रेलवे कैसे आया, कैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट विभाग आया, दूसरे सारे काम हुए, इन सब को कवर करते हुए एक प्रोग्राम बनाना था 30-30 मिनट के एपिसोड में। उसकी जब एंकरिंग का कोई मुझे उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि एंकरिंग ऐसा काम होता है जिसमें आपको एक्सटेम्पोर अपनी बात कहनी होती है। आप वहाँ कोई, आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं होती है और टर्निंग पॉइंट्स पे आप टू दी पॉइंट बात करें, कम से कम शब्दों में आप अगले मोड पर चले जाएं। तो ये काम वो कर लेता है जिसको इस माध्यम की जानकारी हो। बड़ी खूबसूरत बात सर आप बता रहे हैं, क्योंकि एंकरिंग पार्ट जो होता है वो बहुत ही प्राइम पार्ट होता है अजर किसी भी प्रोग्राम का। आप और आपकी गाइडेंस में आप बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें और ज्यादा न वो करें जी। तो इस नज़रिए से जब तो बिल्कुल आपकी गाइडेंस और आपकी लीडरशिप में कई लोगों ने सीखा, कई लोगों ने एंकरिंग की। ईश्वर दत्त जी सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर आपका जुड़ाव तो लोक कला से रहा है, ढूढ़ाड़ी भाषा के साथ में रहा है, हमारी जो परंपरा रही है उसके कंजर्वेशन के लिए भी आपने बहुत सारा काम किया। तो जब आप बतौर एंकर यहाँ पर जुड़े 38 साल के इस सफ़र में, तो आपको कैसा लगा? कोई ख़ास एनेक्डोट है, कोई किस्सा? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं, आज एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। दूरदर्शन राजस्थान में उस समय जो टेक्निकलिटीज़ थी उसके साथ दो चार होना, कोई ख़ास किस्सा, कोई रोचक प्रसंग किसी ख़ास प्रोग्राम से जुड़ा हुआ जो आप होस्ट कर रहे हो? देखिए, वैसे तो कलाकार के लिए हर काम एक चुनौती होता है और जब भी आप एक नया कार्यक्रम करते हैं तो आपको लगता है उसके लिए एक तैयारी करनी पड़ती है पूरी तरह से। भले ही मैंने खूब काम कर लिया, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि जब कभी भी किसी कार्यक्रम के लिए आना होता है तो धूजड़ी सी छूट जाती है अंदर कि भाई यार क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अंदर से शक्ति देती है ये चीज़। और दूरदर्शन से जब, जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि मैं रंगकर्म से जुड़ा रहा शुरू में और मैं थिएटर के माध्यम से ही दूरदर्शन के अंदर आया, एंकरिंग मैंने बाद में शुरू की, लेकिन मुझे कोई बहुत ऐसा कोई खास फर्क महसूस नहीं होता था क्योंकि महाराज में तो बोलबा का ही खावा था। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि जो फिरेला सोई चरेला। तो दिन भर हम तो, और फिर जनसंपर्क की नौकरी करते थे तो दिन भर सुनना और बकर बकर करना, तो मुझे कोई बहुत ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, न्यू ईयर के कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हुए जो आज भी लोग याद करते हैं। मुझे आज भी लोग सन 87 का कोई प्रोग्राम याद दिलाते हैं या पुराना दिलाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी और अच्छा लगता था। तो उसमें कोई काउंटर पार्ट जो महिला पात्र है वो ज़रा मॉडर्न है और मैं बिल्कुल देसी गांव का। और बेसिक बात ये होती है कि जब आप मिट्टी से जुड़कर कोई काम करते हैं, अपनी भाषा में कोई बात करते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। सर, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, भाषा को लेकर जिस समृद्धि की हम बात करते हैं, भाषा को हमने उसका बहुत प्रचार प्रसार किया है। जब प्रादेशिक समाचार की बात की जाए या राजस्थानी में जो कहते हैं ना कि वो संवाद स्थापित किए जाएं, तो राजस्थानी भाषा का भी एक अपने आप में बहुत ऐसा लगता है कि जैसे समागम होता है, लोगों के बीच में प्रसार होता है। इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्लासिकल म्यूज़िक की जब बात की जाती है, आपका भी संगीत से जुड़ाव रहा है, क्लासिकल म्यूज़िक और इस तरह के म्यूज़िक की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी दूरदर्शन केंद्र जयपुर और अलग अलग दूरदर्शन के जितने भी केंद्र हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ उनका जुड़ाव आज भी उतना ही है। एक तरफ जो हम बात करते हैं लोक कलाओं की, एक तरफ हम बात करते हैं लोक संगीत की, आज भी दूरदर्शन उनका खुली बाहों से स्वागत भी करता है, प्रचार प्रसार भी करता है और उन कलाकारों को भी आगे लेकर आता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दूरदर्शन का मुख्य कार्य, मुख्य जो ध्येय है वो यही है कि राजस्थान की लोक कलाओं को, परंपराओं को
हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना और उनको रिवाइव करना जी। और जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, जैसे लोग कलाकार इस काम में जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, तो उनके लिए एक बड़ा आश्रय भी है ये, उनके लिए बड़ा संबल भी है ये, और ये दूरदर्शन इस काम को बखूबी करता रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम प्रतिदिन ऐसा जाता होगा जिसमें कोई लोक कलाकार या लोक गायन का कोई समावेश नहीं होता है, कोई ना कोई इस तरह का चीज़ होती है। राजस्थान की कला, संस्कृति, पर्यटन को बढ़ाने में दूरदर्शन की अहम भूमिका है, वो दूरदर्शन उसमें सफल भी रहा है। और अच्छी बात यह है कि जब हम एक रीजनल सेंटर पर बैठे हैं, राजस्थान डीडी राजस्थान पर बैठे हैं, तो ये हम सब के लिए एक बड़े संबल है, हम सबको इससे बड़ा एक विश्वास है, हाँ यार चलो दूरदर्शन पे जावाला 5 आदमी देखेला तो ये अच्छी बात भी है और ये होता रहा है। ऐसा नहीं है, न्यू ईयर के प्रोग्राम होते थे तो लोग स्पेशली देखते थे, बल्कि दूसरे स्टेट के लोग राजस्थान के प्रोग्राम को देखते थे। मुझे कई बार और भी राज्यों से फ़ोन आते थे, यार हमने आपका कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ राजस्थान की तो कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य ऐसा अनूठा है कि हर किसी को मोह लेता है, और दूरदर्शन उस सब को संबल देने में, उनको प्रमोट करने में अच्छी भूमिका निभा रहा है। सर, रंगकर्म और लोक नाट्य की भी अपनी एक भूमिका रही है। जब आप कह रहे हैं कि जन जन तक कोई बात पहुंचाने का, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की बात जैसे कि लगातार नंद भारद्वाज सर करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें मनोरंजन का वो तड़का लगाना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लोक नाट्य, रंगकर्म, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। जब आप किसी को कोई बात सीधी सीधी समझाएं तो शायद समझ नहीं आती, वही एक काल्पनिक किरदार उस बात को कह जाए तो बात बड़ी गहराई से समावेश उसका हो जाता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं कह चुका हूँ इस बात को कि लोक कलाओं को प्रमोट करने में दूरदर्शन अपनी जितनी भागीदारी उसकी होनी चाहिए निभा रहा है। फिर भी अभी लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो सुसुप्त हैं, उसके कलाकार ना तो उनकी पहुंच होती, कई बार उनको लगता है कि बड़ा दफ्तर है और यार कहाँ जाऊँ वाला, मैं न कहाँ घुसाला, चौकीदार पकड़ ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब भय मन से निकालना पड़ेगा उन कलाकारों को। आज जैसे मैं बहरूपियों की बात करूँ, बांदीकुई के बहुत सारे बहरूपी हैं, आज वो लाइट में आ गए। एक ज़माना था वो अपने काम ही करते थे। जी। खुशी की बात है कि आज भीलवाड़ा के एक बहरूपिया को पद्मश्री मिली। तो ये कैसे मिली? क्योंकि अगर उनको उजागर नहीं किया होता तो कैसे वो लोग लाइट में आते। ऐसे ही हमारी अगर फोक थिएटर की बात आप करते हैं, कुचामणी ख्याल है, आप देखिए दुनिया उसको जानने लगी कि हाँ कुचामण में ख्याल होता है। उगमराज जी का नाम किसने जाना? ठीक है, वो थिएटर करते थे, पुष्कर के मेले में चले जाते थे, लेकिन अगर 2-4 प्रोग्राम उन्होंने दूरदर्शन पर कर दिए तो लोग जानने लग गए, हाँ उगमराज एक बड़ा नाम है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने में दूरदर्शन की अहम भूमिका रही है और दूरदर्शन करता रहा है। ठीक है, समय की पाबंदी निश्चित रूप से होती है, कोई ख्याल रात भर चलता है तो बड़ा मुश्किल है कि उसको रात भर नहीं किया जा सकता। सर, इस मौके पर ओपी जी भट्ट की भी याद आती है? निश्चित रूप से आती है। आप जयपुर की बात कर रहे हैं तो मैं तो उन सौभाग्यशालियों व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने गोपी जी भट्ट से तमाशा सीखा, और मुझे अवसर भी मिला कि मैंने उनके साथ किया भी कई बार। और बड़ी खूबसूरत बात है अजहर कि ऐसे तमाम जो आर्टिस्ट रहे हैं सर, हम उन्हें आज भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स हैं धरती धोरारी, अलबेलो राजस्थान, जिसमें टिल डेट हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते रहते हैं, उन्हें फीचर करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें फेम भी हासिल होता है। सर, तो लोक कलाओं को तो कंजर्व करने का काम डीडी राजस्थान ने किया ही है ओवर द ईयर्स। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर इसकी भूमिका को अगर हम देखें, लोक प्रसारक के तौर पर, तो जिस तरह से लोक कलाओं को संजोया है, चाहे वो हमारे फोक सॉन्ग्स हों, फोक आर्ट्स हों, ट्रेडिशंस हो, कल्चर हो, टूरिज़्म की हम बात करते हैं, तो इतने सालों में हमने बहुत भरपूर और बेशुमार इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी राजस्थान को हाईली पॉपुलर किया है। क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है तो इसके ज़रिए एक बहुत बड़ा ये प्रमोशन का हिस्सा भी रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो पक्ष है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि ये स्थायी प्रभाव रखता है आर्ट कल्चर के फील्ड में। जी। जैसे ईश्वर ने बताया कि जो फोक में बड़े आर्टिस्ट थे, चाहे उगमराज जी थे या गोपी जी भट्ट थे, या और प्रदेश में बहुत सारी जो फोक संगीत से जुड़ी हुई प्रतिभाएं थी, उनको सीधे कार्यक्रमों से तो जुड़ा ही, लेकिन अगर कोई लोग बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, उस अवस्था में नहीं रहे हैं और अब वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो जा सकते हैं।
तो हमने कोशिश की। कन्हैयालाल सेठिया एक बड़ा नाम था हमारे राजस्थान में, वो कलकत्ता में रहते थे, लेकिन जब उनसे संपर्क करके कहा उनका कब यहाँ आना हुआ होगा, उनसे मिल करके उन पर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री फीचर बनाया। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज, लक्ष्मी कुमारी चूंडावत है, बहुत जीवन में काम किया, 96 साल तक की उम्र उन्होंने पाई, उन्होंने जो बड़ा काम किया उन पर पूरा एक पर्सनालिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाया। जी, जी। ऐसे तमाम लोग, विजयदान देथा है, गांव में बैठे थे, वहाँ से निकलते कम थे, हम जा सकते थे, जाके संपर्क किया, उनको तैयार किया, यहाँ स्टूडियो में लाए, उनको उनका आधा पौन घंटे तक उनसे बातचीत करके इस तरह के ऐसे तमाम पर्सनालिटीज़ और डिफरेंट फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में हो, लोक कला के क्षेत्र में हो, संगीत में हो, इन तमाम लोगों को लाने की, उनको अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की बड़ी जिम्मेदारी दूरदर्शन रेडियो के सामने रही है। और आज वो नहीं है तो भी उसके बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ के आर्काइव्स में, हमारा जो नेशनल आर्काइव्स है उसमें सुरक्षित है। ऐसे लोगों को संरक्षण करने देने की ज़रूरत है। ये कल्चर का बड़ा संरक्षण की जिम्मेदारी इस माध्यम की रही है, जिसे निभाना ज़रूरी था, ये हमने किया। और देखिए, परिवर्तन तो हर चीज़ में आता है। हमारी पुरानी आर्ट भी आज नए फॉर्म में जब प्रस्तुत होती है, उसमें बहुत सारे, पहले बहुत सारा इस तरह के टैब्यूज थे, नहीं इसमें लोक संगीत में हारमोनियम नहीं आना चाहिए, अच्छा, या फलां इंस्ट्रूमेंट नहीं आना चाहिए, ये सारे बैरियर्स टूटे हैं। अब सब आते हैं, उसमें सितार भी बजता है, उसमें गिटार भी बजता है, उसमें दूसरे तमाम, क्यों नहीं आना चाहिए? ये समय बदल रहा है, उसके साथ में मेलोडी का सारा सिस्टम बदल रहा है, तो उसके साथ में वो आया। ऐसे तक लोग कहने लगे, सब हमारे कालूराम जी प्रजापति थे, बहुत अच्छे लोग गायक थे, कहते साहब मैं एक लोकगीत बनाए हूँ। अच्छा, अब ठीक है, वो हम ये कहते थे भाई लोकगीत कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कोई न कोई गीत किसी ने शुरू में लिखा होगा। आज कबीर दास के भजन में भी बहुत सारे लोग जो अपनी तरह से जोड़ देते हैं, तुलसी के भजन में जोड़ देते हैं। तो ऐसा अब हमारे गजानन जी वर्मा थे, उनके बहुत सारे गीत हैं जो लोकगीतों में चले गए। धरती दोराड़ी लोगों को पता ही नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया का लिखा हुआ गीत है जो लोक गीत की श्रेणी में चला गया। उनके खुद के बहुत सारे गीत ऐसे हैं। तो ऐसे तमाम प्रवृत्तियों को हम खुले मन से स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, इस परिवर्तन को हम एक्सेप्ट करते थे। और कहते भी हैं सर, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, और इस नियम को डीडी राजस्थान, या यूँ कहें कि जयपुर दूरदर्शन केंद्र ने स्वीकारा है, और स्वीकारा भी ऐसे वैसे नहीं। आज हम जब देखते हैं, एक दौर ऐसा भी हमने देखा जहाँ पूरे मोहल्ले में एक टीवी सेट हुआ करता था और सब जाकर उसके सामने बैठ जाया करते थे। तो उसके बाद आज हम देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, वेव्स ऐप पर कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब अगर सर बात की जाए आपके उसी दौर की, भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, और डीडी राजस्थान कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम लेकर आता है, चौपाल जैसे प्रोग्राम लेकर आता है, और उस क्षेत्र में भी अपने आप को अग्रणी करता है, जहां हम बात हमारे किसान भाइयों की करते हैं। सर कैसा लगता है, वो जिम्मा कैसा लगता है अपने आप में, ईश्वर दत्त सर? देखिए, बात ये है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाए जी। इसके लिए माध्यम, भाषा बड़ा माध्यम है, और जब आप उनकी भाषा में बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहुंचते हैं। मैं कृषि का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन दूरदर्शन ने मुझे वो ताकत दी कि मैंने एग्रीकल्चर के प्रोग्राम किए जी, खूब चौपालें की। मैं जानू भी कोने कि या कद उगलो और यो कद उगलो, अगाड़ी पछाड़ी खेती, पर कुछ आपको करना पड़ता है, और लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि एक टेक्निकल आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपको बताता रहता है, सही रूप से गाइड करता रहता है। इसी तरह से जैसे आपने तो चौपाल की बात की, हेल्थ का बड़ा इशू है, हर आदमी की जिंदगी में उल्टी, दस्त, बुखार तो चलता ही रहता है। बड़ा काम दूरदर्शन कर रहा है कि आप किसी डॉक्टर से मिलवाते हैं, प्रतिदिन विशेषज्ञ से बात करवाते हैं। बरसों तक हमने कल्याणी की, जिसके अंदर आयोडीन, नमक क्या होता है, एड्स कैसे फैलती है, हैजा कैसे होता है, टीबी कैसे रुकेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस लोगों तक सूचना पहुंचाना, और उनको इस चीज़ के लिए जागृत करना, उनको मानसिक रूप से तैयार करना, और ये भी बताना कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको ऐसा करना है, आपको फलाने डॉक्टर के पास जाना है, उसके पास जाना है। लेकिन महाराज सीधी दवाई कोई कौन खाए, तो उन्हें थोड़ी सी
गोळर देनी पड़े छे। ई वास्ते मारा जैसा आदमी की जरूरत पड़े छे। मैं तो ठोड़ छू, मैं कहीं जानू ही कोनी, मैं तो फुलेरा पास आदमी छू, मैं कहीं कौन जानू। पर ये छे कि रंगरेज ने थे कपड़ो दियो छो तो उन्हें रंग रंगलार बिल्कुल सही कर दे छे। तो महाराज मैं बस यही काम कर लिया छे। क्या बात है। तो दूरदर्शन जो अपने आप में एक अभिन्न हिस्सा लोगों की जिंदगी का भी रहा है। नंद भारद्वाज सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्वयं एक साहित्यकार है और साहित्यिक दृष्टि से दूरदर्शन ने साहित्य को भी बहुत, इसका भी बहुत प्रचार प्रसार किया है, बहुत प्रमोट किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? साहित्य हमारी एक तरह से कहना चाहिए संस्कृति का बेस होता है, आधार देता है उसको, और अब एक लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखता है। आप यूँ मान के चलिए कि पहले हमारा अब तक का पौराणिक काल से लेकर अब तक का सारा ज्ञान जो है वो पोइट्री के माध्यम से सुरक्षित रहा, बिल्कुल, और वाचिक परंपरा में सुरक्षित रहा जी। किताबें छपना या इस माध्यमों में आना ये तो अब हुआ है। कबीर को, सूर को, तुलसी को, उससे पहले कवि कालिदास को या भास को, इनको भी हम उतने ही जैसे हमारे समकालीन लोगों जिसको याद करते हैं ऐसे याद करते हैं। लेकिन इनको एक दस्तावेजी रूप देना, उनको एक स्थायी महत्व की सामग्री के रूप में परिवर्तित कर देना, ये जिम्मेदारी हमारे जैसे माध्यमों की रही है, रेडियो दूरदर्शन की रही है। तो उस नज़रिए से दूरदर्शन ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा अपनी प्रोग्रामिंग, हालांकि वो उसकी सारी ऑडियंस, हमारे सारे प्रोग्राम ऑडियंस बेस्ड होते हैं, टारगेट ऑडियंस होती है। हम बच्चों के लिए कार्यक्रम करेंगे, हम महिलाओं के लिए कार्यक्रम करेंगे, हम औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम करेंगे, किसानों के लिए कार्यक्रम करेंगे। वहाँ करते हुए हमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस का ध्यान रखना है जी। उनकी रुचि के हिसाब से, उनके जीवन में काम आने वाले जो विषय हैं, सामग्री है, उस पर केंद्रित करेंगे। लेकिन साहित्य सबका कॉमन है, ये जनरल ऑडियंस का प्रोग्राम है, ये सबका। मैं तो मान के चलता हूँ कि भलाई किसान खेती करता है तब भी वो कबीर के भजन गाता है, तब भी रामचरितमानस को याद करता है। संस्कृति उसके संस्कार में गई हुई, बिल्कुल, वहाँ से सीखता है। उसका जो जीवन के बारे में दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो वहाँ से बनता है। साहित्य वहाँ काम करता है, उसको वहाँ से आप सहेज करके और लोगों के सामने प्रस्तुत करो, ऐसा काम करने वाले लोगों के माध्यम से समझाओ, ऐसे तमाम लोगों को आप महत्व दो, उन पर वो आ सकते हैं तो उनका बुला करके कार्यक्रम करो, नहीं आ सकते हैं तो उनके पास जा कर के लाओ, और वो अगर चले भी गए हैं तब भी उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उनकी के दी हुई कृतियाँ हैं, उन पर फोकस करो। हमने बहुत सारी लोगों पर उनके कहानियों पर टेलीफिल्म बनाई है। तो इन टोटालिटी देखा जाए तो होलसम एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ की बात हो, किसानों की बात हो, हम इन सभी मुद्दों पर फोकस करते हुए एक लोक प्रसारक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। डीडी राजस्थान के 38 साल पूरे होने की खुशी में ये खास प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं आपके लिए, दूरदर्शन बदलते भारत की बदलती तस्वीर। और पिछले 1 वर्ष के दौरान हमने और भी ज़्यादा तरक्की की, कई रंग बिरंगे अलबेले खूबसूरत कार्यक्रम जो हैं वो हम लेकर के आए हैं सर। तो उनकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं, फिर लौट करके आएंगे आपसे बात का सिलसिला। रुचि की बात आपने की है, उसी रुचि का ध्यान रखते हुए पिछले 1 साल के प्रोग्राम की झलक आइए सर नजर डालते हैं। शास्त्रीय संगीत जिसमें हमने काफी प्रयास किया है। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। ये अलबेलो योग का एक दिन कहाँ, योग का तो पूरा जमाना है और हमें योग से फिर यूं ही जुड़ते चले जाना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन अच्छा सोचेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप उस हिसाब से चलेगा। हेल्थ की बात भी हो गई। आपके इंस्टाग्राम पर करीब 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। गाँव में रहकर आपने ये काम कैसे किया? मेरे को लगा कि मेरे को जो भी करना है गांव में रहकर है, सपनों की उड़ान। अगर लेट और हेलो डॉक्टर हमारा खास शो है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हर दिन ये प्रोग्राम हम देखते हैं अजहर, मंडे टू फ्राइडे ये खास शो आता है और बिल्कुल लाइव है। प्रोग्राम है आयुर्वेद में जिसे कहते हैं हम 20 संस्कार। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है आपके हिसाब से एक यंगस्टर के लिए?
लोगों की जिंदगी में प्रेरणा भरने का काम ये प्रोग्राम करता है। और संगीत लोक संगीत की बात हो तो डीडी राजस्थान सबसे आगे। किसानों को संपन्न किए बिना वाह, समृद्ध भारत की संकल्पना अधूरी है। बिल्कुल सही बात। रसोई से अनामिका जी ये तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट है, खान पान की बात हो रही है सर। इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को इस सारी चीज़ों के लिए। अभी हम भी 2 साल पहले 100 फीट का पूरा एक डोसा बना के, बाजरे का डोसा हम उनको बना के खिला के आए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई आप राजस्थान से हैं। मोटे अनाज की बात हो रही है। प्रश्नोत्तरी, लोगों के ज्ञान में इजाफा करना। महिला पायलट का नाम क्या है? सरला ठकराल, सॉरी, श्रीमती सरला ठकराल। आपका जवाब बिल्कुल सही है, तालियां एक बार के लिए जोरदार हो जाए, नाम पहले बता चुके हैं। बातें बॉलीवुड ये हैं बातें फिल्मों की जो 70 और 80 के दशक फिल्म में संगीत को ध्यान में रखते हुए पर्याय बने। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमारे दर्शक बखूबी वाकिफ रहते हैं। कुछ लोग पर्दे से उतरकर सीधा जहन में बस जाते हैं। वाह, हमारी गुलाबो सपेरा जी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। और ये कार्यक्रम डीडी भारती पे भी काफ़ी पसंद किया गया, तो न सिर्फ डीडी राजस्थान। वो कहते हैं ना सर, कला को तो बांध कर रखा जा भी नहीं सकता, कला तो अविरल है। तो सर ये थे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बेमिसाल 38 साल, और इस 38 सालों में आप बहुत इसका अभिन्न एक हिस्सा रहे हैं। आपने उस दौर को जिया है, अपनी ज़िंदगी का गोल्डन एरा मैं कह सकूं अगर गलत नहीं है, उसको आपने जिया है। संगीत की बात हम कर रहे हैं सर, लोकगीत की बात हमने की, और साथ ही साथ साहित्य की बात की, और जनरल नॉलेज की बात भी है। अजहर सर, हम जब बाहर जाते हैं, दर्शकों से हम भी मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का जिक्र भी दर्शक कई बार करते हैं, और कई युवा तो ये भी कहते हैं कि हम अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो प्रश्नोत्तरी देख करके कर रहे होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है उसमें इजाफा होता है, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी इसका नाम जो है वो प्रपोज हो चुका है। अजहर, तो ऐसे कमाल के 38 साल डीडी राजस्थान के रहे हैं हमारे। बिल्कुल, और ये 38 साल बेमिसाल ऐसे नहीं है, 2 बेमिसाल शख्सियत फिलहाल मैं एक बार फिर से देख पा रहा हूँ, श्री ईश्वर दत्त माथुर सर और श्री नंद भारद्वाज सर। और सर, आप दोनों से अब एक बात जानना चाहूँगा, जिस दौर को आपने देखा है, बदलते दौर की हमने बात की है, कहते हैं ना, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और उसके साथ साथ अपेक्षाएं तीनों एक साथ चला करती हैं। तो सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, आज आप क्या अपेक्षा करते हैं जिस धरोहर को आपने संभाल के रखा है? क्या आप देखते हैं उस विरासत को अभी बहुत अच्छे से संजो कर हम लोग चल पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? नंद भारद्वाज सर। सवाल तो दोनों से है। देखिए, ऐसा है सर, आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती जी, और जिस दिन इच्छाएं ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल से बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो अपेक्षाएं बहुत होती है, पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक संस्थागत रूप में काम करते हैं, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, उसका अपना एक दायरा होता है, उसकी अपनी एक परिधि होती है। हाँ, लेकिन उस परिधि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि मैं एक संगीत और नाटक से संबंध रखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ लोक कलाकारों को और अधिक समय मिलना चाहिए, रंगमंच को थोड़ा समय मिलना चाहिए। कि जयपुर दूरदर्शन से अभी शायद रंगमंच के कार्यक्रम, थिएटर थोड़ा सा कम हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ भी है, खूब हुआ है, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और पुराने लोगों को हम याद करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी कला को प्रिजर्व करें, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज नई प्रतिभाएं भी बहुत आ गई हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं कि वे भी अपने हुनर को दिखाएं, लोग उनको जानें, वो अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, उनको अच्छी गाइडेंस मिले। इस काम में दूरदर्शन पहल कर सकता है और कर रहा है, और करना चाहिए। तो नई प्रतिभाओं को भी उजागर करने में, उनको आगे लाने में दूरदर्शन को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चल रहा है जितना तो चल रहा है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे ऐसे बहुत से अनछुए पहलू हैं इनको उगाड़। दूसरी बात ये है कि आज पर्यटन और संस्कृति, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये 2 ऐसे विषय हैं जिनसे हम अपने प्रदेश की पहचान बना सकते हैं। जी। एक ज़माने में
लंगा मांगणियार कोई जानता नहीं था। बिल्कुल। कोमल कोठारी जैसे व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और उनको एक विश्व स्तर पर पहचान दिला दी। आज हम कहते हैं ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव हुआ जब उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया, उनको उस बाहर की दुनिया से साक्षात्कार कराया गया। बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारे विधाएं ऐसी है, उनको आगे लाना चाहिए। मैं सोचता हूँ दूरदर्शन के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लोग जानकार हैं, विधाओं के माहिर हैं, वो इस काम में आगे बढ़ाएंगे सबको। बिल्कुल। वर्तमान में जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी युवाओं को प्रमोट करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। युवाओं के लिए स्पेशल शोज़ भी हैं। और नंद भारद्वाज जी, आपसे भी हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि युवा नाम से वैसे एक प्रोग्राम भी है जो शुरू हो चुका है सर, युवाओं को केटर कर रहा है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि युवाओं के लिए भी समर्पित एक अलग से प्रोग्राम, युवा प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, युवा वो प्रोग्राम है। और उसके साथ सर एक बहुत ही अच्छी बात है दूरदर्शन में, जैसे हम बाकी जगहों पर जाते हैं तो एक्सपीरियंस की डिमांड होती है, लेकिन दूरदर्शन में बिल्कुल जो बडिंग टैलेंट होते हैं, जो नए टैलेंट होते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है, उनकी भी प्रतिभाएं संवर करके सामने आती हैं। और इसके साक्षी तो आप खुद भी रहे हैं सर। देखिए, सभी तरह की ऑडियंस की ज़रूरत को हमारा माध्यम बहुत जिम्मेदारी से महसूस करता रहा है, उसके लिए काम भी करता रहा है। लेकिन सीखने की सबसे ज़्यादा जो एक तमन्ना कहिए या उत्साह कहिए या ज़रूरत कहिए, वो बच्चों को और यूथ लोगों को ज़्यादा भी होती है। और हमारे देश का जो सारा भावी विकास है हम उन्हीं के कंधों पर मानते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा हमको। जी। ऐसे प्रोग्राम प्लान करने पड़ेंगे, उसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उनकी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझना पड़ेगा। आज जिस तरह का प्रतिस्पर्धा का युग है, जिस तरह रोजगार के लिए पूरे देश दुनिया में जैसे वो मूव करते हैं, हमें कोशिश करनी है कि हमारे देश का युवा हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारे बीच में रहे, उसे हम ज़्यादा प्रशिक्षित करने में मदद करें। वो क्या हमसे अपेक्षा करता है ये जानें, फिर उसके हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग को हम उसके अनुकूल बनाएं। अब इतने बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हो गए हैं, मतलब एजुकेशन के जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है उसके समानांतर एक पूरी की पूरी सिस्टम खड़ा हो गया है जी। हमने अपनी तरफ से इन माध्यमों के ज़रिए से भी इस पक्ष को देखना चाहिए। उनको इस तरह के, जैसे हमारा प्रश्नोत्तरी वगैरह है, तो प्रश्नोत्तरी के जैसा प्रोग्राम नेशनल लेवल पर भी इस तरह का शुरुआत हुई थी और बहुत पॉपुलर हुआ था जी। ये एक तरह की तैयारी है जो उनको मदद करती है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में जो यानी स्पेसिफिक, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाए, चाहे स्पेस के अंदर जो काम हो रहा है, इस साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स की थोड़ी सी हमको एक स्टेप आगे बढ़ करके और भूमिका निभानी चाहिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी से वो परिचित हो सके। बहुत सारे अब जो इंटीरियर में रहता है, बहुत दूर दराज रहता है, छोटे स्कूलों में जो बच्चा पढ़ता है, वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो उसे हम इस माध्यम से उस तक बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी तेज होनी चाहिए। हर शनिवार को हमारा विज्ञान जगत प्रोग्राम प्रसारित होता है। हाँ। तो ये आप जो कहते हैं ना कि जी। हमारी महफिल में हमारे बुजुर्ग नहीं होंगे तो सर पर पगड़ी कौन बांधेगा, लेकिन साथ ही साथ ये बात की इत्तला करना भी बड़ी जरूरी है। विज्ञान जगत की जब हम बात कर रहे हैं, विज्ञान जगत लगातार प्रसारित होता है। अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपने टैलेंट को लेकर खुद को भी गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि महाराज मैं तो मन में मैं तार गांव में गधा तो वो तो खुद मानता ही नहीं है दूसरे की बात। नहीं मैं तो बहुत टैलेंट, अरे भाई वो हो, लेकिन उन चीज़ों की समीक्षाएं होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भैया आप में अभी ये चीज़ें और थोड़ा सा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं बाहर, बहुत सारे गुरुजन ऐसे हैं जो उस चीज़ को निखारेंगे, लेकिन वो सलीके से और तरीके से कह के और वो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर सर बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम पॉइंट आउट भी करते हैं कि यहाँ पर क्या गलतियाँ, क्या मिस्टेक्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल सही है। जब सीनियर कह देता है ना तो बाहर आके फिर गेट के बाहर खड़ा होकर कहता है जी वो क्या जानते हैं, वो तो हम तो खुद तो इतना टैलेंटेड है। अरे तो होगा टैलेंटेड, बाजार के अंदर तो 70 घोड़े घूम रहे। नई पौध के जितने भी लोग हैं, हम इन सारी बातों को ग्रास्प भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नई प्रतिभाओं को भी अपने कला का
आकलन करना चाहिए करना दूसरों से, और जो कोई कह रहा है तो उसको मानना भी चाहिए। बिल्कुल, कि आप हाँ, जैसे मुझे ये दिग्गज जब हो, आपके लोगों की गाइडेंस हो, आपकी गाइडेंस में ही दूरदर्शन इतना बड़ा हो गया है, युवावस्था में पहुंच चुका है, 38 साल का हमारा टेलीकास्ट जो है वो हो चुका है। और अजहर, एक ऐसा पॉइंट और है जो हमसे अछूता नहीं है, और वो है खेल की बातें। खेल की बातें, हम देश दुनिया की बातें कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बातें हैं, तमाम तरह की हम सूचनाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, और हम सर खेल को भी बड़ी प्रमुखता से सामने लेकर के आते हैं। खेल जगत कार्यक्रम है और खेल पत्रिका अजहर उस प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। अजहर, आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं कहना चाहूँगा, देखिए एक वक्त था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज विश्व पटल पे हम देखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, और खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। खेलो इंडिया जैसी मुहिम की जब बात की जाती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि हम रिसेंटली अभी देखने वाले हैं 16 से लेकर 27 जुलाई, उसको लेकर भी पूरी उसकी एक समीक्षा, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिशियल्स वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं, न सिर्फ खेल प्रेमी बल्कि वो युवा जो खेल में कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाना चाहते हैं, वो बच्चे, वो नौनिहाल जो अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, मुझे लगता है खेल पत्रिका जैसे प्रोग्राम जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी कुछ आसान है। अजय, हमारा पूरा खेल का चैनल है दूरदर्शन का, जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख बनाता है, और ये हमने सोच समझ के रखा है। मैं जब दूरदर्शन महानिदेशालय था तो मैं उस विंग के साथ काम कर चुका हूँ, और जितना पॉपुलर यानी फिल्म वगैरह जितनी पॉपुलैरिटी उनकी रही है उसके पैरेलल आ गया है। यानी खेल जब कमेंट्री शुरू हो जाती है तो फिर कुछ भी उसके हिसाब में नहीं टिक पाता। क्रिकेट का तो भूत है। हाँ, क्रिकेट का तो भूत है घर घर में। ऐसे तमाम दूसरे जितने इवेंट्स होते हैं खेल के, हम जितने उत्साह से उसको कवर करते हैं, दिखाते हैं, छोटे से छोटा इवेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो खेल की बात हो, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। और एक और बड़ी प्यारी बात है कि एक लोक प्रसारक के रूप में जो हमारी भूमिका हम निभा रहे हैं, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं उन्हें हम लेकर के आते हैं हमारे कार्यक्रम उजाले की ओर में। सर, समय तो बहुत अब कम बच रहा है और बातें इतनी ज़्यादा हैं इस 38 साल के सफ़र की जो फिर कभी हम कर सकेंगे, लेकिन चलते चलते सर आप दोनों से कोई ख़ास पैगाम, कोई ख़ास मैसेज जो आप हम जैसे लोगों को देना चाहें और बाकी तमाम दर्शकों को भी आप कहना चाहें। पैगाम तो ये है कि जो युवा और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, उनको पूरा उत्साह दें। उनको ठीक है हमारे पास अनुभव है, लेकिन अनुभव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्साह, नया करने की चाह। इसके प्रति एक सकारात्मक रुख रखें और उन्हें सिखाने की जहाँ गुंजाइश हो उतना बहुत जितना वो स्वीकार कर लें उतना हम ध्यान रखें। उन्हें उत्साह मिलना चाहिए, वो डिस्करेज कोई ना करे उनको, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें रेडियो दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभा सकता है। सोच बदलने की ज़रूरत है और लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मतलब अब तक हम बहुत सारा एक तरफा ज्ञान देते रहे हैं, अब जरा ज्ञान को पार्टिसिपेटिव भूमिका में। तभी तो दूरदर्शन का मंच कहता है, दूरदर्शन का मंच क्या कहता है अनिमिका जी, कि हम आप सभी के सुझाव को सहर्ष स्वीकार करते हैं और स्वीकार भी के साथ साथ जिन लोगों तक ये बात अभी पहुंच रही है उन सभी के सुझावों को आमंत्रित भी करते हैं। आप खुलकर अपनी बात दूरदर्शन के इस मंच तक लेकर आइए, हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पहले एक चिट्ठी पत्री प्रोग्राम नियमित आपके यहाँ से होता रहा है। जी बिल्कुल, और उसमें लोग अपने अपने सुझाव देते थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। तो आपका सुझाव रहेगा सर कि दोबारा ऐसा कोई कार्यक्रम हो? होना चाहिए, उसमें क्या बात है, ऐसा खतों किताबत जारी रहे तो अच्छा रहता है। और संवाद का मुख्य बात यह है कि टू वे ट्रैफिक हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, दो तरफा यातायात होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दूरदर्शन जब भी राजस्थान का खोलें तो लगे हाँ यार ये मेरे अपने घर को में से ही कोई बोल रहा है, मेरा अपने ही कोई बात कह रहा है, मेरे हित की कोई बात कह रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम जयपुर दूरदर्शन से आते रहते हैं। आपको कोई सुझाव देना है, आप बिल्कुल स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। आप आइए, कहिए, यहाँ के अधिकारियों से मिलिए, और न कहे न माने तो फिर और चिट्ठी मान दीजिए। आजकल तो मांड्या से ही सब कुछ हो जाए। जी सर, तो आपके सुझावों को भी हम यहाँ पर सहर्ष स्वीकार करते हैं। और सर आप दोनों इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 38 साल बेमिसाल और इन बेमिसाल सालों के लिए, या यूँ कहें कि इस बेमिसाल सफ़र के लिए आप दोनों का धन्यवाद, और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई, और हमारे तमाम दर्शकों को बधाई। और सर जब बधाई की बात हो रही है, उत्सव की बात हो रही है,
तो एक लोक नृत्य क्यों ना हो जाए इस बिल्कुल मौके पे। बिल्कुल वाह। लेकिन चलते चलते अजहर याद दिला देते हैं कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी आ चुका है। वेव्स हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच इट ऑन द गो। अलावा इसके आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टा पेज, फेसबुक पेज और साथ ही साथ वेव्स ऐप आप देख यूट्यूब सकते पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे वेव्स ऐप का लोगो है। आप इसे अपने मोबाइल फोन के ऐप स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच इट ऑन द गो। जहां भी रहें आप अपने फोन पर DD राजस्थान, DD नेशनल के सारे प्रोग्राम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। और आज का ये प्रोग्राम एक बार फिर से आपको देखने को मिलने वाला है 9 से 10 बजे। देखना ना भूलिएगा। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, तीनों का समागम आपके सामने पेश किया। फिलहाल उत्सव की बात है, लोक नृत्य का साथ है, तो आइए लोक नृत्य का बिल्कुल लेते हैं एंजॉय आनंद। करते हैं। आइए। साजन गली संकेड़ी तो सामा मिलिया सैर हस्या पानी बोलिया नहीं तो नीचा करी ज्ञान जब देखूं बनारी लाल